You being the first Indian naval woman officer to have the opportunity to go on board and serve on this mighty aircraft carrier. INS Vikramaditya, the mighty aircraft carrier. 45,000 टनेज की कैपेसिटी रखता है. आप जनरेट करते हैं 18 मेगावाट. आपको 18 करोड़ की मिसाइल्स लॉन्च करनी है. उस समय बस एवरीथिंग बिकम साइलेंट एंड यू बिकम वॉयलेंट इनसाइड. कि हमारी आज की नारी, हमारी नारी शक्ति कहाँ तक जाने की क्षमता रखती है. तो हम महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं. याद एच्ड हो जाती है आपके ब्रेन में. आई यूज्ड टू बी द ओनली गर्ल ईटिंग इन दैट मेस. आई यूज्ड टू बी द ओनली गर्ल जो शिप में दिखाई देती थी. बट फॉर नेवर फॉर अ सेकंड मुझे ये फील हुआ कि मैं यहाँ नई हूँ. आई एम अ न्यू एंटिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई हैव द अपॉर्चुनिटी सर ऑफ नोइंग द एंटायर शिप बिकॉज सिंस आई वाज सो पैशनेट अबाउट इट फॉर सर्विंग ऑन बोर्ड. सो इट कम्स ओनली व्हेन यू हैव द जज्बा ऑफ सर्विंग द नेशन. No fashion designer can make you look as beautiful or as yes. smart as what services make you look like. नेवल ऑफिसर दूसरे नेवल ऑफिसर से बात करता है जब हमें फॉक्सल से जंप करनी पड़ती है. इतने फक्र की बात है ना. अभी हम वेटरन्स हैं. When you have to feed 2,000 men, you need to cater for their requirement from pen to the ammunition. That I had so 180 men to look after in my department. Father of all challenges for a logistics officer. You know, फौज जब एक बार डिसाइड कर लेती है ना कि करना है तो कुछ भी हो जाए फौज करके दिखा. अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ के जन्मदिन पर एक छोटी सी रील बनाई थी जिसमें मैंने माँ के अर्थ के बारे में जिक्र किया था. माँ का अर्थ होता है जन्म देने वाली स्त्री, जननी, माता, देवी, धरती, मातृभूमि. और मैंने ये भी कहा था कि क्या ऐसा नहीं लगता कि इस लफ्ज़ में पूरी की पूरी कायनात ही बसी हो. अब अगर मैं स्त्री शब्द को पकड़ूं और उस पे गौर फरमाऊं तो मुझे ये भी लगता है कि शायद इस लफ्ज़ में भी आज के दिन पूरी की पूरी कायनात बस सकती है. स्त्री, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एस्ट्रोनॉट, एक साइंटिस्ट, एक राइटर, एक फिलोसफर, एक ब्यूरोक्रेट, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक फाइटर, एक वॉरियर. क्या कोई एक ऐसा पहलू बचा है जहाँ ये अग्निवीर अपना जलवा ना दिखा रही हो. देखिए, ये एक सिर्फ नज़रिया है. पिक्चर अभी बाकी है. चलिए अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं. मैं नाउ वेलकम आवर गेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, none other than the first Indian naval serving woman officer, not just on a warship, but the mighty INS Vikramaditya, Commander Priyanka Chaudhary. The sweet, lovable and the kind warrior. इन्होंने एक ऐसा किताब कमाया है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इंडियन नेवी की हिस्ट्री में आज तक कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया. ये भारतीय नौसेना की वो पहली अफसरान हैं जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे सर्व किया. सच बोलूं, अब आप गूगल सर्च करें या हमारी कोई भी जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे, इनका नाम और इनका खिताब आपको आसानी से मिल जाएगा. चलिए अब मिलते हैं कमांडर प्रियंका चौधरी से. वंस अगेन आई वेलकम कमांडर प्रियंका चौधरी. कैसा लग रहा है मैम हमारे शो पे आने पे? Thank you so much, sir. I'm feeling so humbled and great interact with you. And it was such a nice and generous introduction for me. I don't know whether I deserve that much or I've done something that great to be introduced like that. मैम आपने बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में और मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी हमारी पॉडकास्ट की जब शुरुआत हो रही है, मैं हिंदुस्तान की आवाम को सबसे पहली बात ये बताना चाहूँगा कि प्रियंका मैम का ये पहला पॉडकास्ट है. आप सोचिए मेरे लिए कितनी फ़ख्र की बात है. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले एक राजस्थान की मिट्टी से मेरे पॉडकास्ट में सीआरपीएफ के
कोबरा कमांडेंट आए चेतन चीता, कोटा से बिलोंग करते हैं। और अब मेरे पास फिर राजस्थान की मिट्टी से एक और गेस्ट आए हैं जो बिलोंग करती हैं जहाँ इनका जन्म हुआ अलवर में, फिर इन्होंने पढ़ाई करी जयपुर में, और उसके बाद अभी मुझे ये भी सुनने में आया है कि ये इनका रिश्ता नाता भरतपुर से भी जुड़ा है। इसके बारे में हम विस्तार से मैम से आगे भी बातें करेंगे। देयर इज सो मच ऑन द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक in talk, in sync with Commander Priyanka Chaudhary, the first naval women officer, Indian naval women officer to have the opportunity of serving on board INS Vikramaditya. Let's go on, मैम। चलिए अब और विस्तार से बात करते हैं। मैम एक ये बात बताइएगा कि ये राजस्थान की मिट्टी का जो मैंने जिक्र किया, क्या ब्रेवरी और वैलर आप लोगों के डीएनए में ही होता है? सर डीएनए तो आई थिंक बहुत बाद में पहुंचता है, बट मुझे लगता है वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की पानी में। आई थिंक अगर मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँ तो ये दिल्ली की मिट्टी और दिल्ली के पानी और दिल्ली की हवा में तो नहीं रह गया। अब नहीं रह गया है सर, जितना पोल्यूशन अभी दिल्ली में बढ़ गया है। मुझे लगता है कि पहले हमारे पूर्वजों ने साम्राज्य दिल्ली से भी बहुत आगे तक राज किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेवरी बहुत दूर तक थी। और क्योंकि स्पेशली आप राजस्थान की बात करते हैं तो हम महाराणा प्रताप की धरती से आते हैं, महाराजा सूरजमल की धरती से आते हैं, जहाँ का मेरा अभी रहन सहन है, जहाँ के मेरे पतिदेव हैं। तो मैं बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि मैं उस धरती पे मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे को मिली भारतीय नौसेना में, वो भी एक बहादुरी से ही जुड़ा हुआ क्षेत्र था, तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है। दिल्ली वाले गौर फरमाइएगा, हमारी मिट्टी, हमारी पानी और हमारी हवा में अब कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो प्लीज़ वेक अप। दिस इज़ अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे दिल्ली के बच्चे भी थोड़े तंदुरुस्त, वेलर और ब्रेवरी वाले बने, का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैम आगे चलते हैं। आई एम फुली कन्विंस्ड यू डोंट चूज द सर्विस चूजेस यू। कुछ स्ट्राइक किया मैम? Yes, this is the statement I made when somebody asked me, why did you join the uniform? So there's a story behind it. Story goes like this. I was always mindfully ready to join administrative services. अच्छा, आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहती थी? ब्यूरोक्रेट बनना चाहती थी. So I was preparing for administrative services, and that too for state. I was always clear that I have to serve in Rajasthan. So I was preparing for Rajasthan administrative services alongside my college. जी. And since one part of my life I always used to feel is missing was sports, adventure, NCC, NSS, Scout. Because being the eldest child in the family and father being so busy with other formalities and responsibilities of a joint family of 30 plus people, I was the one who was taking decision of my schools, which school, where, what all I have to take. So I did not have exposure that I have the option of joining NCC. I can play some games also. So this part was missing somewhere. So I was fulfilling all those dreams by sending my younger sisters to, NCC, asking them to join NCC, asking them to play basketball, volleyball, all these matches in the schools. So thankfully my sister, she joined NCCs when she was in school and later in college. In one of her events, she invited me that, Didi, please come for this. Everybody is coming. So father was as usual busy somewhere. And then I went as a guardian to see that event. And I don't know, sir, that day, it just struck to me that I am on the wrong path. Oh. After seeing people in uniform there. कौन से साल की बात है मैम? This would be around, sir, 2005 or 6. जी. 2004 I finished my college and I took a break for 1 year. कितने साल की थी आप तब? 21 around. 21 around. Seeing people, Army, Navy, Air Force, all in NCC. And the cadets, it just struck me that, Priyanka Chaudhary, you are on a wrong path. You should take this. And that's when the first form came in, sir, for Army entry. The CDS notification came in after that incident, and I filled that form. And since I was preparing for the administrative services, CDS was not really tough. And it was a passing kind of exam for me. And I cleared it in one shot and went for Army SSP in Allahabad. एक्चुअली मैं भी आर्मी के SSP के लिए इलाहाबाद गया था फॉर आर्मी टेक। अगर मैंने आर्मी टेक ज्वाइन किया होता तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट कोर्स। ओह ग्रेट सर।
So it is not like I wanted to join Army, Navy, or Air Force, anything like that. Of course, out of 3 uniforms, the one in white fascinates you more because the color is bright and it looks smarter. देखिए हम वाइट्स में आज आपके लिए स्पेशली, So है ना? white is a color of peace. राइट. And that's what we are there in the seas for, to maintain peace. सो आप कहना चाहेंगी कि जैसे आपने कहा कि सर्विसेज चूजेस यू, तो आपने नेवी को चूज़ नहीं करा, नेवी ने ही कहीं ना कहीं आपको चूज़ कर लिया था. Yes, sir. इस पे ना मेरा एक डीप थॉट्स हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा. आई पर्सनली बिलीव कि हम लोग सब यहाँ पे एक पपेट्स हैं, करने वाला ऊपर वाला है. देखिए श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से महाभारत के दौरान ये बात करी थी. अर्जुन कंफ्यूज थे, उस विडंबना में थे कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं. तब श्री कृष्ण जी ने भी उनको मेरे ख्याल से संदेश दे ही दिया था कि या तो तुम मारो या मुझे मारना पड़ेगा. आई थिंक दैट वाज डेस्टिन्ड फॉर यू. It was destined, sir. Since first was the army form I filled, the second one came in for Navy logistics, and I filled it. Right. I got selected, cleared SSB, went for SSB Bangalore. अच्छा, आप बैंगलोर भी गए. Yes. So the journey of traveling India also started with giving interviews. I went to Bangalore, stayed there for about 10-15 days because the medicals take a lot of time. And then fortunately, as I have mentioned in one of the other interview also somewhere, no fashion designer can give you the feel which the whites can give you. We'll talk about it, yes. Yeah. So with uniform, whatever the color of the uniform, sir. Since my sister is also in Rajasthan Police, she's sub-inspector. My brother is also in Delhi Police. Me being in after serving Navy, I feel so proud that whatever is the color of the uniform, the pride and the feeling it gives you, it keeps your spines erect. No other fashion designer can design a cloth for you which gives you that feeling. I think इसको और क्लैरिटी से हम अपने श्रोताओं के लिए बोलना चाहेंगे. नो फैशन डिज़ाइनर कैन मेक यू लुक as beautiful or as smart as what services make you look like. Actually जब आप ये यूनिफॉर्म को डॉन करते हैं ना, तो आप आपकी वीरता, शूरवीरता, एक सुपर हीरो की कहानी वहीं से आ जाती है. वो जज्बा अपने आप ही अंदर आ जाता है. जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था ऑलिव्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो होता है ना, वो अंदर से अपने आप को एक बड़े पर्पस से कनेक्ट कर पाता है. वो यूनिफॉर्म से ना ये जज्बा ऑटोमेटिकली आपको आ जाता है. और हम बोलते हैं यूनिटी इन इंटीग्रिटी. तो अगर मैं किसी को कल को एक मोटिवेशनल लेक्चर देना चाहूँ, या मैं लीडरशिप के कोई एग्जाम्पल्स सेट करना चाहूँ, या उनको कुछ उसके बारे में समझाना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप एक यूनिफॉर्म में 10 लोगों को एक यूनिफॉर्म पहना दीजिए, सेम यूनिफॉर्म. आप देखिए उसके बाद उनका माइंडसेट भी सेम होना स्टार्ट हो जाएगा. चाहे वो किसी कास्ट से हो, किसी क्रीड से हो, किसी रिलीजन के हो, इट विल स्टॉप मेकिंग एनी डिफरेंस. वो यूनिफॉर्म जो होती है ना, वो एक पर्पस डिफाइन करना स्टार्ट कर देती है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यूनिफॉर्म डज टू अस. ये देशभक्ति का जो जज्बा आता है ना, वो भी इस यूनिफॉर्म से बहुत इसमें इसका बहुत योगदान रहता है. आप लॉजिस्टिक्स से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे. मुझे भी याद आता है वो टाइम जब मेरे ख्याल से जब मैं कैडेट था तो 14 यूनिफॉर्म्स थी नेवी की भी, है ना. तब हम उसे सोचते थे, अरे यार कितना मेंटेन करना मुश्किल है. एंड स्पेशली वाइट्स होते थे, तो थोड़ी सी गंदी हुई तो और दिक्कत. आज आपको मैं सच बताऊं, अगर आज मुझे बोला जाए ना, भाई यूनिफॉर्म में कहीं जाना है, सबसे आसान काम है. अगर आज आपको बोला जाए कि यूनिफॉर्म छोड़ के कुछ और पहन के जाना है, मैं पागल हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, अब क्या पहनूं. आई थिंक यूनिफॉर्म डिफाइंस यू first and foremost as an individual representing an organization, a brand, a name, and to some extent in our uniform, a valor and a bravery itself. So very beautifully brought out, ma'am. इसको आगे ले जाते हुए मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपके जहन में क्या आता है जब इंडियन नेवी वर्ड आपके कान में, आपके जहन में कहीं पे भी स्ट्राइक करता है? इंडियन नेवी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? The first thing which strikes me is a progressive force. Progressive force. Yes. Kind of combination of technology, tradition, courage. It brings together. I think it's a perfect example of doing service to this great nation. With the kind of technology we are growing today, with the traditions of old Navy and the culture, Indian culture we are taking together.
time-tied the traditions. latest change in the uniform traditions we have made in the messes, where you can wear the kurtas also as a Yes. traditional attire. This is also allowed. Alongside the recent example of tri-commissioning of these frigate, destroyer and the submarine. So I think it is the progressive force and the best force. मैम मैं आपको कैसे बयान करूं कि आप ना मुझे इंस्पायर कर रही हैं। अब मेरी खुद की जो नेवल सर्विस रही है, मैं साथ साथ उसके साथ कनेक्ट करता जा रहा हूं। आपने प्रोग्रेसिव वर्ड यूज़ किया, आपने स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करी। मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 24 साल का एक छोटा सा बच्चा तो नहीं बोलूँगा, बट माइंडसेट तो 24 साल के लड़कों को क्या होगा आप सोच सकते हैं। उस समय अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपको 18 करोड़ की मिसाइल्स लॉन्च करनी है और कम से कम 360 से ज़्यादा लोग की सेफ्टी आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि वो सब शिप में होते हैं और शिप से हम मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं। वो एक्सपीरियंस मैंने लिया था 24 साल की एज में। ये चीज़ ना आपको कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस नहीं दे पाएगा जो फौज आपको दे सकती है और देती भी है। मैम चलिए बात करते हैं 6 जुलाई 2009 के बारे में। मैं बताना चाहूँगा ये वो दिन है जब कमांडर प्रियंका चौधरी कमीशन हुई थी इंडियन नेवी में। एंड मैम कैसा रहा वो सफ़र? जस्ट अभी छोटा सा कमीशन के बारे में कमीशन डेट से लेके कुछ आपकी यादें। तो जब आपने 6 जुलाई 2009 बोला, so I still remember the mast. अच्छा, right. And the parade ground, the अंतिम पग अंतिम पग, we did. yeah. So मुझे लगता है सर वो याद etched हो जाती है आपके ब्रेन में for lifetime till the time you are on planet Earth. ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था सर, जहाँ से लाइफ में आगे क्या आने वाला है मुझे नहीं पता था, other than the excitement I had. That I have achieved the path where what I have chosen, कि मुझे इस रास्ते पे चलना, ये मुझे मिल गया. Now I can feel that pride which I used to only see दूसरे लोगों को यूनिफॉर्म पहन के. So it was a great day, sir. So beautifully defined and brought out, ma'am. चलिए मैम हम थोड़ी सा अगले सफ़र पे निकलते हैं। INS विक्रमादित्य, द माइटी एयरक्राफ्ट कैरियर। मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि ये कोई छोटा मोटा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 45,000 टनेज की कैपेसिटी रखता है जब ये लोड होता है। 284 मीटर्स की इसकी लेंथ है, 61 मीटर की इसकी विड्थ है और 60 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अब ऊंचाई का भी एक रीज़न होता है कि एक नेवल ऑफिसर दूसरे नेवल ऑफिसर से बात करता है जब हमें फॉक्सल से जंप करनी पड़ती है वो भी बीच समुद्र में, जब हमारे कप्तान साहब हमें बोलते हैं आज हम गाड़ी को यहीं रोकते हैं और ड्रिफ्ट करते करते साथ साथ फॉक्सल से जंप्स लेते हैं। yes. और एक और बात बताना चाहूँगा कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आप जनरेट करते हैं 18 मेगावाट। 18 मेगावाट का अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताना चाहूँगा तो कम से कम नहीं तो 16,000 घर आपके पूरे साल जितनी बिजली यूज़ करते होंगे वो आप एक बार में उत्पन्न कर रहे होते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर। दैट्स द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मैग्नानिमिटी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। मैम INS विक्रमादित्य के अंदर, क्योंकि ये पॉडकास्ट के ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, you being the first Indian naval woman officer to have the opportunity to go on board and serve on this mighty aircraft carrier. इस सफ़र में मैम आप हमें अपने साथ अब लेके चलिए। So sir, as I said, 2009 6th July was etched day in the brain. Second was this. Second was yes. This was you can say a turning point because Navy was launching this project or trying to send women for a long time. अच्छा, काफी टाइम लग रहा था ships. So when I was doing my initial training phases as sub-lieutenant in the first rank in the Navy, for the audience, I was also asked at various points, or like other officers, anybody who's willing to go to the ships. So this I'm talking about 2010. So 2010 also
I don't know whether it's recorded in the naval history or not, but this was asked to us whether Right. you are willing to go on board the ships. And in the entire course, me and one of my other course mates, we opted for it. Very quickly, I raised my hand that I want to go. अच्छा, मुझे इस बारे में पता नहीं है कि 2010 में ये कारवां चालू हो चुका था. So there were talks going on, and Navy was preparing it when Deepak came in from Italy. Right. I remember Deepak coming in. Yes, sir. Yes. So because tanker had the attached infrastructure for girls, so they were opting or asking girls, taking their views whether they are willing to go on board ships. फिर से मेरे को हेडक्वार्टर से कॉल आया from the personal branch कि प्रियंका शिप पे जाना चाहोगी? I said no second thought. So I said sir of course why not? So then he said तो ये 10 साल के बाद आपको अपॉर्चुनिटी दोबारा आई. जी सर. So I went to various appointments. Of course I served to पोरबंदर जो एक नॉन फैमिली स्टेशन था उस वक्त में जहाँ घर नहीं होते थे और वो 150 नॉटिकल माइल फ्रॉम पाकिस्तान है समुद्री डिस्टेंस की अगर आप बात करें तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज. बट वो सेम अपॉर्चुनिटी शायद ऊपर वाला चाहता था कि मेरे ही पास आए क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ईगर थी. 2020 में मुझे फिर से पूछा और मुझे ये अपॉर्चुनिटी फिर मिली. जब मैंने हाँ किया तो उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट निकाला एंड दे सेंट मी. इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं. इस ये डिस्कशन सिर्फ को थोड़ा सा फौजियों के और साथ हो सकता है सर. ये इस डिस्कशन को हम और थोड़ा सा स्लो करते हैं. सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मैं पहली वो नेवल ऑफिसर बनूंगी जो ना सिर्फ एक वॉरशिप बट एक माइटी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जाने का मुझे मौका मिलेगा. ऐसा कभी आपके जहन में कहीं पे भी आया था? सर कभी नॉट फॉर अ सेकंड मैंने ये सोचा था कि ऐसा कभी मुझे करना भी है या मेरे साथ होगा. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की है तो मुझे शिप पे तो काम करना है, जाना ही है. सो और वो चुल तो 2010 से चालू हो चुकी थी. 10 से चालू थी सर. सो जब ये मुझे मिला मौका तो मुझे नहीं पता था कि आई एम द फर्स्ट वन टू बी सेंट. मुझे लगा कोई और भी जा रहा होगा. दे आर आस्किंग मी सिमिलरली दे मस्ट बी आस्किंग अदर्स आल्सो. करेक्ट. बट आई सेड यस बिकॉज आई सो वांटेड टू गो. 10-12 साल जब से मैंने नेवी ज्वाइन किया था. सो आई ऑप्टेड फॉर इट एंड द हिस्ट्री वाज मेड एंड आई केम टू नो अबाउट इट सर व्हेन आई सॉ सम आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर. आई सॉ सम न्यूज़ क्लिप्स. I was not aware and the entire crew was not aware because we were fighting the corona, staying on that platform which is so congested. People in the Navy could only correlate with me about the ships and their environment, and that too coupled with corona, staying in that environment where only AC air circulates throughout the ship, it was very very difficult. So मैं इस पल में एक चीज़ रिकॉर्ड पे डालना चाहूँगा कि फौज जब एक बार डिसाइड कर लेती है ना कि करना है तो कुछ भी हो जाए, कोरोना आ जाए और लिमिटेशंस हो जाए, फौज करके दिखाती है. और ये जज्बा ना मेरे ख्याल से और किसी में हो भी नहीं सकता. अगर फौज ने डिसाइड करा था कि आपको उस कठिनाई के समय में किसी तरह एयरक्राफ्ट कैरियर तक ले जाना था तो फौज लेके गई. हम भी उस समय जूझ रहे थे. आई वॉज पार्ट ऑफ अ सेलिंग एक्सपेडिशन ऑन INS V Madhai एंड आई ऑल्सो फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस. हमें तो 4 कंट्रीज़ घूमनी थी वो छोटी सी बोट में जिसके बारे में आप सोच सकती हैं कि लाइफ इज़ नॉट ईजी. 4-4 घंटे की वॉच, फिर वही रूटीन चलता रहता है पूरे 3 महीने तक. बट what a fab memories I have created from my sailing expeditions. मैम, इस पॉडकास्ट का जो मेजर पहलू है वो इस एयरक्राफ्ट की जो आपका सफ़र रहा, आपकी जर्नी रही. मैं सच्ची बताऊं तो मैम मैं भी एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत बार जा चुका हूँ. ऑब्वियसली मैम इतना टाइम सर्व करा है एंड पार्टीज़ हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, यार दोस्ती हो गई, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए. मैम मुझे तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक भूल भुलैया लगता है. अभी मैंने भूल भुलैया 3 देखी थी. अगर मैं चौथी बनना चाहे तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे जल्दी बन जाएगी मैम. मैं जितनी बार भी वापस जाता था तो मेरे को अपने कोर्समेट के पास भी जाना है तो मुझे कोई ना कोई मदद की ज़रूरत पड़ जाती थी. आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में पूरी आवाम को बताइए, हमारे हिंदुस्तान की जनता को बताइए
कि एक्चुअली फोर से लेके आफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से आखिरी वाले पॉइंट तक जाने तक में भी कितना टाइम लग जाता है, ये शायद लोग समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारे रिस्पॉन्सिबल लोकेशंस होती हैं जहाँ पे हमारा ऑपरेशंस हमारे चलते हैं, तो वो करने में भी लोगों को महीने लग जाते होंगे, आई एम श्योर, है ना? क्योंकि शिप आपने मेंशन किया सर बहुत बड़ा होता है, जो भी नया ऑफिसर या सेलर एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाता है उसको एक ओरिएंटेशन को कैप्सूल काइंड ऑफ थिंग कराया जाता है जस्ट टू नो द शिप सर, कि वो शिप कितना बड़ा है, वो कितने डेक्स में डिवाइड है, कितने फ्लोर्स फॉर द कॉमन पीपल, कितने फ्लोर्स डेक्स में डिवाइड है, कहाँ पर कौन से सेक्शन में है, इमरजेंसी एग्जिट्स क्या हैं, एंट्री पॉइंट्स क्या हैं, एंड आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको क्या करना है. सो दीज आर बेसिक ड्रिल्स, वो जनरली फौज में बताया जाता है. वो एक ओरिएंटेशन कैप्सूल होता है सर. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज अ फॉर्मल एजुकेशन गिवन टू यू टू नो द शिप, बट टू बी वेरी ट्रूथफुल, स्टिल यू आर नॉट श्योर that you know the entire ship. Right, ma'am. This is how big it is. Because your area of responsibility for every day is defined. You would move in these 3 decks and this much place. So you tend to forget if you don't revise it periodically. This is how big it is or how magnanimous it is. And I have the opportunity, sir, of knowing the entire ship, because since I was so passionate about it, for serving on board, तो जब मुझे मौका मिला, I went there and I did duties along with my junior officers because I wanted to know everything about the department. Every corner. So I used to walk the ladder down to take the readings from the storerooms, how much is the temperatures. My boys, the sailors used to tell me, ma'am रुकिए हम चले जाएंगे. Well, I would always say नहीं मुझे जाना, मुझे देखना how it looks like. So because it was the opportunity given to me, I was not sure whether it would come again to me. So I have done duties which were normally not meant for a deputy logistics officer, since I was a deputy logistics officer, which is second to the HOD. But because I wanted to know each and every corner or the bit of my duties and the responsibilities I'm carrying out, and what challenges people face who are junior to you while carrying out their day-to-day task. So I have learned, I have seen every corner of it, and I was so happy to know, and it was so challenging to see people working in minus 55 degree of temperature, 70 degree of temperature in the engine rooms. For the common people, this is a very tough environment where people lose their hair on head. So, it must be a very, very small thing for people or seeing from outside world, but you cannot stay in a compartment which has got 55 degree of temperature. So though it is not my department's responsibility, but people work in those difficult conditions. So it comes only when you have the jazba of serving the nation. When you consider it as a job, you cannot do it happily, sir. This is what my feeling, and it only can come when you have passion to serve the nation. So that is why we always say defense service. It is not a job. It is not a job. It is a service to the nation. आपने कितने ब्यूटीफुली ये चीज़ को डिफ़ाइन करा है. देखिए, हर एक सर्विस, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एक सर्विस का एक एलिमेंट होता है जिसे हम एडवेंचरस एलिमेंट बोल सकते हैं. एक चैलेंजिंग एलिमेंट होता है ना. कोई भी सर्विस जो होती है ना, वो कम ज़्यादा नहीं होती, सबका एक इक्वल इम्पॉर्टेंस होता है. अब किसी सर्विस में एक कॉम्बैट 1-on-1 कॉम्बैट्स होते हैं. किसी सर्विस में, जैसे हमारे नेवी में कहा जाता है कि अगर हमारी शिप डूबेगी या हम जाएंगे तो हम सारे साथ ही नीचे जाएंगे. सो एवरीबडी इज इक्वल. बट एक नेवी ऑफ द नेशन एक्चुअली डिफाइंस द रोल and the magnanimous perspective of how a country's security
can be defined or being misjudged by any other nation. आज जो हम हम एक स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहे हैं, आई एम श्योर इंडियन नेवी का उसमें कितना बड़ा रोल है ना. वो एंकर जो हमें दिखता है, वो एंकर डिफाइन कर रहा है हमारी हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे नेशन, हमारे भारत देश की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है. इसलिए आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है. आपने अभी बताया भी था, अभी कल 1-2 दिन पहले की बात है, एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर, एक सबमरीन, तीनों एक साथ लॉन्च हुई हैं. कितने फ़ख्र की बात है ना. अभी हम वेटरन्स हैं, अभी हम नेवी से बाहर हैं, बट हमें दिखता है कि जब हमारे चीफ हमारे प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं और पीछे उसमें एक बैकड्रॉप ऑफ एक डिस्ट्रॉयर है, बस वही दिन में हम वापस चले जाते हैं जब हमने कमिश्निंग देखी है. बहुत प्राइड फील करता है. मैं आपके विक्रमादित्य के सफ़र को थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगा. छोटी छोटी कैंडिड मोमेंट्स, जैसे आपने बताया कि आप जब जाती थी वार्डरूम में, या हम एंटी रूम भी बोलते हैं, उसमें आप अकेली एक फ़ीमेल ऑफिसर होती थी, एक वुमेन ऑफिसर होती थी. सो बहुत उससे भी बहुत चीज़ें अलग होती हैं बहुत चैलेंजेस आते हैं. मैं छोटे नहीं, हर एक टाइप के लेवल के चैलेंजेस को समझने की कोशिश करूँगा. और मेरे श्रोता, मेरे ऑडियंस, हमारे ऑडियंस भी ये जानना चाहेंगे कि अब हम जिस स्टेज पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे एक सर्विंग नेवल ऑफिसर्स हमारे साथ भी बैठी हैं, और अभी कितने सारे लोग सर्व कर रहे हैं. अग्निवीर, आप देखिए, अब तो कहते हैं ना, एक रास्ता खुल चुका है. मंजिल तो हमारे ऑडियंस में ऐसे कितने बच्चे होंगे, कितनी लड़कियां होंगी, कितनी गर्ल्स, कितनी लेडीज़ होंगी जो उस मंजिल को अपनी चॉइस, अपना गोल बनाने की शायद आपको सुनने के बाद कोशिश करना चाहेंगी. जैसे आपने बताया अभी कि पहले आप कहाँ ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट बनना चाह रही थी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ. क्या पता आपका और मेरी बातचीत ऐसे कितने लोगों को प्रेरणा देगा एक डिसीजन लेने में कि हिंदुस्तान की फ़ौज, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो, वो रेडी है आपको अपने साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने साथ आगे ले जाने के लिए. हाँ, तो अपना विक्रमादित्य के जो चैलेंजेस हैं, छोटे मोटे बड़े, जैसे भी, गुड बैड अगली, व्हाटएवर, खोल के बताइए. सर, विक्रमादित्य पे पोस्ट होना मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात इसलिए भी थी क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो एक छोटे शिप पे ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि विक्रमादित्य अपने आप में एक सिटी है, सिटी you can call it, that's what we used to define it to the civilians, that it's a moving city. तो उसमें आपके चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस कम होते हैं. ऑफ कोर्स नेवल लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस बहुत होते हैं. सो आई बीइंग अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, मेरे पास सीखने के लिए लॉजिस्टिकली एयरक्राफ्ट कैरियर से अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था. सही बात बताइए आपने. व्हेन यू हैव टू फीड 2000 men, when you have to cater for their requirement from pen to the ammunition, it is a father of all challenges for a logistics officer. It's like you are taking care of so many units together, that too on a floating platform, and your department itself was so vast that I had 180 men to look after in my department, which is generally are not the employees on payroll of many of the companies. Correct. So I had 180 men to look after their human resource challenges, their administrative challenges, their pay and allowances challenges, their human factors. Sometimes we forget that one person wear uniform, he is not a human, but he is. We do not often talk about their issues, problems. हम सोचते हैं फौजी है तो स्टील का बना हुआ है, But दाल चावल खा के पूरे दिन चल सकता है. मुझे बहुत बार लगता है सर कि जब आप एक इंसान के रूप में इस धरती पे आते हो तो आप जो भी बन जाएं, बट एक ह्यूमन फैक्टर हर किसी के दिल में रहना चाहिए. और वो फैक्टर्स जब तक आप कैटर नहीं करेंगे,
आप सक्सेस कंप्लीटली अचीव नहीं कर सकते हैं। तो वो एंगल भी आपको शिप पे देखना होता है। जब आपके लोग परिवार से इतना दूर रह रहे होते हैं तो आपको कभी कभी फादर भी बनना पड़ता है। दो यू आर यंग इन एज, लोग आपसे बड़े होते हैं, बट उनकी सिचुएशन, उनके चैलेंजेस दूसरे होते हैं, तो आपको फादर भी बनना पड़ता है। आपको कभी कभी वहाँ जो यंग सेलर्स होते हैं उनकी मदर, उनकी यंग एल्डर सिस्टर की तरह आपको उनको कन्विंस भी करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल चैलेंजेस तो रहते ही हैं, जिसके लिए आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स दे आर सपोर्टिंग यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट there are supply related issues when we talk about this. But I was very very fortunate because my entire team, so I had 11 officers with me, an amazing head of the department along with the commanding officer of the ship. मैम आपने बहुत ब्यूटीफुली ये बात बोली और ये डिफ़ाइन एक्चुअली करता है बिकॉज़ हर एक की ज़िंदगी में ना इतने सारे कॉर्ड्स अटैच्ड होते हैं। उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी मदर की तबीयत, उसकी फैमिली इश्यूज़, और हम जब शिप में होते हैं आपको पता ही हम टोटली डिस्कनेक्ट होते हैं। मैंने वो समय देखा है जब एक हफ़्ता 2 हफ़्ता मैं अपने घर से बात ही नहीं कर पाता था। सैटेलाइट फ़ोन वॉज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। नेटवर्क ही नहीं होता था और बात करने के लिए अगर मौका मिलता भी था तो वो ऐसा होता था जस्ट 30 सेकंड मिल जाएं, क्योंकि हमें दूसरों का भी देखना होता था कि कोई और भी कतार में है। आज की डेट में थैंक्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतनी चीज़ें हमें अवेलेबल हो गई हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हमें अवेलेबल हो गई है, बट कई बार टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन माइंड को उतना सपोर्ट नहीं कर सकती। कई बार घर से वो बातचीत भी सपोर्ट नहीं कर सकती। आपको आपके साथ कौन रह रहा है, आपके अफसर कौन है, आपका एचओडी कौन है, आपके कमांडिंग अफसर कौन है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि यही तो लीडरशिप का एक्चुअल रोल है। आप समझिए ना कि अगर एक बॉर्डर पे एक जवान लड़ रहा है और उसका जो अफसर है वो उसके साथ हाथ मिलाकर आगे नहीं बढ़ रहा, उसको क्या चीज़ प्रोत्साहित करेगी? शायद वो टूट जाएगा, शायद वो बिखर जाएगा। फौज में, नेवी में जब हम इतने लंबे लंबे मिशंस में जाते हैं 3-3 महीना हम बाहर रहते हैं, तो ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक आपका जो रोल है ऑन एन एयरक्राफ्ट कैरियर, आपने 180 की बारे में बात करी। 180 अगर मैं जाऊँ तो छोटे वॉरशिप्स का उतना तो क्रू होता है। सो उतने लोगों को हैंडल करना, उनके इश्यूज हैंडल करना, हर एक इंसान का इशू अलग होता है, डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारी पाँचों की पाँचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं, वो तो एक पूरा इंसान है, उसके अंदर तो एक पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है, एक उसकी एक खुद की कायनात है। तो कितना मुश्किल होता होगा। एंड आई कैन रियली रिलेट टू यू बिकॉज कुछ क्षणों में, कुछ मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ मैंने भी वो एचओडी का रोल निभाया था। हम तो आज एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं। आप देखिए फाइटर पायलट्स, आप देखिए कॉम्बैट, नारी शक्ति अब नहीं रुकने वाली मैम। अब आप लोगों ने एक धाकड़ सोच रख ली है, अब आप लोगों ने क्लियर कर लिया है कि नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड ये कुछ समय की बात है मैम, जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है वुमेन ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड करने के लिए, किसी भी पहलू में, किसी भी चीज़ में, किसी भी आस्पेक्ट में ऑफ फोर्सेस आस्पेक्ट, दैट्स totally redefining the cultural heritage as well as the defining moments of our Indian Armed Forces. मैं अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहूँगा लॉजिस्टिक्स के बारे में। अगर आपका लॉजिस्टिक्स फेल हो गया ना, तो आपके वॉर्स नहीं लड़े जा सकते। देखिए अभी जो रशियन यूक्रेनियन वॉर्स हो रहे हैं, यूक्रेन क्यों लड़ पा रहा है? बिकॉज उसे री-इन्फोर्समेंट्स मिल रहे हैं। जिस दिन यूक्रेन को री-इन्फोर्समेंट्स मिलना बंद हुआ, वो अपने घुटनों पे आ जाएगा और ये वॉर शायद ख़त्म भी हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स के बारे में अब हम एक लॉजिस्टिक ऑफिसर जो कि एक इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पे सर्व भी कर चुकी हैं, प्रियंका मैम से मैं लॉजिस्टिक्स के इम्पोर्टेंस, उसके दायरे या उसके जो चैलेंजेस होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार में जानना चाहूँगा मैम आपसे। लॉजिस्टिक्स जब हम एक फ़ौज, वो भी इंडियन नेवी के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के बारे में जब बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आर्मी के लॉजिस्टिक्स से बहुत वास्ट है। अच्छा। आर्मी में लॉजिस्टिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह के लॉजिस्टिक्स सप्लाईज़ को देखता है।
मोर सेग्रीगेटेड मोर सेग्रीगेटेड है। एमिनेशन कोई देखेगा सर, राशन कोई और देखेगा, क्लोथिंग कोई और देखेगा, और बाकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखेंगे। लेकिन नेवी का लॉजिस्टिक्स में वो सब क्लब्ड एक साथ एक ही डिपार्टमेंट देखता है, मतलब एक तो तरह हमारे से चैलेंजेस उतने गुना बढ़ जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जेप्टो और पूरा अमेज़न है नेवी का लॉजिस्टिक। यस, जैसे आपने बहुत राइटली कहा कि बिना लॉजिस्टिक्स के कोई वॉर नहीं लड़ी जाती है। ये ऑफन एक नेग्लेक्टेड चीज़ होती है, क्योंकि आपके पीछे जो ताकत होती है वो कभी आपको नज़र नहीं आती है। देखिए, पीछे का मतलब होता है एक्चुअली नीव, स्पाइन ऑफ एनी आर्म फोर्सेस इज बेसिकली लॉजिस्टिक्स। आई थिंक मैम ये काफ़ी मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। ये बहुत चैलेंजिंग है सर, क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी होती हैं जब आप फौज में होते हैं। तो फौज का लॉजिस्टिक्स, नेवी का लॉजिस्टिक्स एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है। आपको चीज़ें एज ऑन येस्टरडे चाहिए होती हैं। एज ऑन येस्टरडे मतलब आपने अभी बोला, चुटकी बजाते ही आपको वो चीज़ चाहिए होती है, लेकिन आपको साथ में गवर्नमेंट के प्रोसीजर भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो आपको एक फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आप कहीं रूल्स रेगुलेशंस को भी ओमिट ना करें, आप अपनी स्पेसिफिकेशंस और अपनी रिक्वायरमेंट, अपने स्टैंडर्ड की वो चीज़ भी प्रोक्योर या ख़रीद पाए मार्केट से। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं पे भी आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं देन यू आर लायबल फॉर सर्टेन क्लैरिफिकेशंस एंड जस्टिफिकेशंस जिस तरह आल्सो। का आप सामान खरीद रहे हैं सर, ऑफ कोर्स वन इज आपका अपना पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है, तो आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है। पब्लिक का पैसा पब्लिक का पैसा है, बिल्कुल। आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरा, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति के प्रति जिसके लिए आपने खरीदा है वो सामान, कि वो सब स्टैंडर्ड का हुआ और उसकी वजह से किसी आदमी की अगर जान चली गई, यस मैम। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होती है कि आप एक पैसे का सदुपयोग किस तरह करें और वो उस चीज़ की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। तो उसके लिए ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको धीरे धीरे काम करते करते आप सीखने में आ जाते हैं, और आपके सीनियर्स भी आपको इस तरह गाइड करने में हमेशा वहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो आप अल्टीमेटली बहुत अच्छा काम सबके सहयोग से कर लेते हैं। सो लॉजिस्टिकली अगर हम सक्षम नहीं हैं, अगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो हम युद्ध कितनी जल्दी हारेंगे ना। क्योंकि आजकल के युद्ध डिफाइन कौन कर रहे हैं कि थकता कौन है पहले, है ना। अगर वो नहीं थक रहा, उसको रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, तो वॉर चलते ही जा रहे हैं। इंसान इधर से उधर हो रहे हैं, लोग अपने देश, अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं दूर चले जा रहे हैं, पर वो वॉर आज भी कोई ना कोई लड़ रहा है। और हमारे सामने हमारी ये जनरेशन तो ये सब चीज़ भली भांति जानती है, देख रही है, महसूस कर रही है। तो उनको ये भी महसूस करना चाहिए कि लॉजिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस कितना होता है। और मुझे ये पता है कि जब हमारी कोई हम मिशन में जाते हैं, अगर हमारे आर्म्स एंड एमिनेशंस में कुछ लिमिटेशंस हैं, स्पेशली वो हमारा कोई ऑपरेशन है, तो हमारे लिए हमारी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। हम सो नहीं सकते, हमारा कोई दिन नहीं होता, वो हमारे को आधे घंटे का ब्रेक मिले या 2 घंटे का ब्रेक मिले, हमें इंश्योर करना होता है कि हमारी शिप सेल रेडी है। वेरी रिसेंटली ट्राई कमिश्निंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री ने भी मेंशन किया कि इतने चैलेंजेस के बाद भी नेवी का खाना सबसे बढ़िया खाना है। अरे वाह। सो आई वुड एक्चुअली अपलॉड द टीम which works tirelessly to feed these many people, because ultimately sir खाना is again a form of motivation। ये भी एक तरह का खाना ही सब कुछ है टू सम एक्सटेंट। यस, आप वो कहते हैं ना मैम, जब खाएंगे नहीं तो मैम फिर आगे जान कहाँ से आएगी। यस, बट हम रियलाइज नहीं करते हैं सर, लॉजिस्टिक्स में स्पेयर पार्ट्स एक जैसी एक बहुत छोटी चीज़, किसी मशीन में अगर एक नट टूट गया और आपके लॉजिस्टिक्स ने वो प्रोवाइड टाइम पर करवा दिया, तो हाउ क्रिटिकल इट इज। वेरी क्रिटिकल। और नहीं हुआ तो वो आपका डूम्सडे है। समझना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस लॉजिस्टिक्स की कितनी ज़्यादा है। प्रियंका मैम, आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं? माँ का करेज, जो कि एक अनपढ़ महिला है, ये मैं देश को बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है, वो घर पे ही पढ़ती थी। हालांकि मेरी नानी अपने ज़माने में 8th पास थी, बट मेरी मम्मी फॉर सम रीज़न फॉर्मल स्कूलिंग के लिए नहीं गई,
और उनको ये कहीं ना कहीं बात घर कर गई थी कि मेरे बच्चों को एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए। एजुकेशन पूरी मिलनी चाहिए। तो उनका जो करेज था मुझे हर चीज़ में आगे निकालने के लिए, कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो मेरी बेटी नहीं कर सकती। कोई चीज़ अगर ठान लेते हो तो उसको करके रहना, उसको बीच में नहीं छोड़ना। तो जब मैं पहली बार घर से बाहर नेवी के ट्रेनिंग के लिए भी जा रही थी, मुझे पापा ड्रॉप करने गए थे, तो मेरी मम्मी के जो शब्द थे मुझे हमेशा अकेडमी में जब मैं थोड़ा लो फील करती थी मुझे गूंजते थे, और वो ये कहती थी कि ट्रेनिंग छोड़ के नहीं आना बेटा। तो मुझे लगता है कि करेज सबसे ज़्यादा जो आपको माँ दे सकती है ना, वो कहीं और से नहीं आ सकता है। मैम हाउ ब्यूटीफुली सेड। आपने कई दिल को छूने वाली बातें बताई हैं, और मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि जो मैम ने बात का जिक्र किया शायद उनकी माता जी से उनको मिली। जिस भी कार्यशाली को आप पकड़ते हैं, चूज़ करते हैं ना, उसको बीच में मत छोड़िए। इस पे मैंने कुछ लिखा था, अपने ऑडियंस के साथ मैंने शायद शेयर भी करा है कि निकला तो था इन रास्तों पर अपनी मंजिल को ढूंढने, निकला तो था इन रास्तों पर अपनी मंजिल को ढूंढने, क्या पता था इन रास्तों से ही दिल लगा बैठूंगा। क्या बात है। मैम एक वर्ड आपका और स्ट्राइक करा, सनातन धर्म। आजकल महाकुंभ का मेला चल रहा है, एंड मैम आई एम वेरी अटैच्ड टू इट। मैं महादेव में मानता हूँ, एंड कैसे भी उथल पुथल करके मुझे पता है मैंने अभी वहाँ पे जाना है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पहले आप एक माँ बाप की बेटी थी, फिर आप देश की बेटी बनी, अब आपकी खुद की औलाद है, आप एक गृहिणी हैं, तो आप ये सारे पहलुओं को नज़रअंदाज आपने नहीं करा, है ना? पर आप फिर भी सनातन धर्म को मानती हैं, पूजती हैं। आपने तो एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी पूजा करी। इसके बारे में आपकी क्या सोच है कि हमें क्या बिल्कुल अपने आप को परे कर देना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने लाइफ साइकिल को, एक ह्यूमन फॉर्म का जो डेजिग्नेटेड लाइफ साइकिल है, उसको हम उस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए भी हम सनातन धर्म की तरफ बढ़ सकते हैं? सर मुझे लगता है कि सनातन आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता। सनातन आपको सिखाता है कि किस तरह आप जीवन जीने की पद्धति ऐसी बना लें कि आपको ये सब जिम्मेदारियां निभाना बहुत आसान लगने लगे। मुझे लगता था सुबह उठ के बड़ों को नमस्ते करना, ये अच्छा। हमारी पद्धति का एक हिस्सा है सर, जो हम आजकल गुड मॉर्निंग से हमने रिप्लेस कर दिया है, विच आई डू नॉट बाय दैट थॉट। और क्योंकि नमस्कार हमारी पद्धति में होता है कि मेरे अंदर के ईश्वर को आपके अंदर का ईश्वर नमस्ते कर रहा है। ओह, तो आप जब नमस्कार करते हैं तो वो एक अच्छी दिन की आपकी शुरुआत होती है जी। और आप भगवान उस ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने दूसरे दिन की सूर्य की किरण हमको दिखाई। तो वो पद्धति से जब आप जीवन जीना शुरू करते हैं तो आपके आसपास रहने वाले हर चीज़ से आपका लगाव हो जाता है। और फिर जब आप किसी चीज़ को लगाव और पैशन के साथ करते हैं तो फिर वो कभी जिम्मेदारी आपको बर्डन नहीं लगती है। आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है ये सब करने की, इसलिए आप एक अपर जेंडर हैं। करेक्ट। आप एक माँ हैं, क्यों आपको ईश्वर ने एक माँ बनाया, एक पत्नी बनाया, एक बहन बनाया, एक बेटी बनाया? क्योंकि आपके अंदर वो सारी जिम्मेदारियां निभाने की शक्ति है। और इतिहास भरा हुआ है सर Correct, इन ma'am. सब एग्जाम्पल्स से, जहाँ लड़कियाँ एक सफल योद्धा थी, कुशल योद्धा थी, प्रशासक रही हुई हैं। आप रानी दुर्गावती देख लीजिए, रानी चिन्नम्मा देख लीजिए, झांसी की रानी तो बचपन से हमको पढ़ाया गया है। फिर अभी रानी पद्मिनी की हमने अभी मूवीज़ देखी, हालांकि उस पोर्ट्रेयल से मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करती जो बॉलीवुड में दिखाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है सर युवाओं को या यंगस्टर्स को मूवीज़ से इंस्पायर ना होके बुक्स पढ़नी चाहिए। और बुक्स भी वो जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं, इधर उधर के ऑथर्स से नहीं पढ़ें जी। काफ़ी ऑथर्स अभी मार्केट में इस तरह के भी आ गए जो अपने पर्सपेक्टिव से फिक्शन सनातन को प्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि वो इंटरेस्टिंग वे में, फिक्शनल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूथ उससे बहुत जल्दी कनेक्ट करके एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चला जाता है कि हाँ भगवान राम ऐसे होते थे, माता सीता ऐसी होती थी। मैं भी एक्चुअली शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ता था काफ़ी समय पहले की बात मैं कर रहा हूँ, एंड मुझे भी एक लॉर्ड शिवा का एक अलग रूप दिखा था। बट येस ऑफ कोर्स
disclaimer was always there that this is a fictional story, बट कहीं ना कहीं वो अलग एक इन्फ्लुएंस करता है. आप सही बोल रही हैं इस चीज़ को. सो वो आपको एक अलग ट्रैक पे लेके जाता है सर, इमेजिनरी वर्ल्ड में आप चले जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि आप सच से बहुत दूर हो जाते हैं. मैम, अपनी एडवेंचर दुनिया के बारे में कुछ बताइए कि आप एडवेंचरस हैं फौज के बाद या उससे पहले? ऑफ कोर्स फौज में आने के बाद मैंने ट्रैकिंग किया है. अच्छा. other than the cross countries, we do the running and the physical exercises and everything. But one memorable trip I remember when I was doing my specialization course in 2016 में, तो जो one of the Asia's toughest trek है रूपकुंड, जहाँ पर रूपकुंड एक झील है ऊपर 16,000 फीट पे, पूरा बर्फ से जमा हुआ रहता है जी. और -8 डिग्री टेम्परेचर में हमने स्नोफॉल में ट्रैकिंग किया हुआ है, जहाँ पर हम पूरा बैच ट्रैकिंग के लिए गए थे अलॉन्ग विद द अदर ऑफिसर्स. बाकी और काफ़ी ऑफिसर्स हमारे साथ थे, उसमें कुछ फॉरेन ऑफिसर्स भी जो हमारे साथ कोर्स करते हैं वो हैं. तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था और मैंने ज़िंदगी में शायद -8 डिग्री टेम्परेचर पे 16,000 फीट पे, वहाँ से ऑफकोर्स डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. हेल स्टॉर्म आता है, ओलों की बारिश आपके सर पे हो रही होती है. आपको नहीं पता कि अगले कदम पे आपको धूप मिलेगी या बारिश मिलेगी. और इधर खाई है, अगर आप स्लिप हो गए तो नीचे गिरेंगे. बट वो एक अलग एडवेंचर होता है और जब एक ग्रुप होता है सर साथ में, मज़ा ही अलग तो होता है. मज़ा अलग होता है. और वहाँ स्नो में जब आप पहुँच के ऊपर से व्यू देखते हैं, अमेजिंग. एंड व्हेन यू हैव ट्राई कलर्स इन योर हैंड और उसके साथ फोटो, नथिंग लाइक इट. आपने मुझे टेलीपोर्ट कर दिया मेरे समिट्स के, मेरे एक्सपेडिशंस के समिट के बारे में. जब हम समिट करते थे और वो ट्राई कलर बाहर आता था और हम उसको लहराते थे. मैंने भी माउंटेनियरिंग में थोड़े कुछ कोर्सेज करे हैं और कुछ समिट्स करे हैं. एंड मैं अपनी आगे की लाइफ में भी इस चीज़ को, इस पहलू को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा. आप मेरे ख्याल से तो मैम आपको अब एक राइटर बन जाना चाहिए. आप इतने ब्यूटीफुली किसी चीज़ को बताती हैं कि एक इंसान जो सुन रहा होता है वो एक्चुअली उस जगह पे चला जाता है, वो टेलीपोर्ट हो चुका होता है. सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम. मैम, आपके कोई फियर्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बंदिशें हैं या कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं? कोई ऐसी चीज़ें जो शायद आप आज हमारे साथ शेयर करना चाहें? टोटल फियर्स. Fears per se I would not say that I have any fears, because मुझे मेरे फ्रेंड्स सब ये बोलते हैं कि तू बहुत ब्लंट और टू द पॉइंट है. मुझे लगता है कि शायद वो बचपन से भी था और फौज ने उसको और रिफाइन कर दिया. राइट. मैम, ओपननेस से ना मेरा, आपने जो ओपननेस की बात करी ना, हम आवाम को ये भी एक मैसेज दे सकते हैं इस बात से कि अगर उनके दिल में कोई डर है या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो वो छुपा रहे हैं, उसको छुपाए ना, है ना. क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली भी हमने अभी पढ़ा कोटा की, हम पढ़ते भी रहते हैं, और अभी रिसेंटली 11 जनवरी को भी एक हमारे सामने न्यूज़ आई थी जिसमें 19 साल का नीरज, 20 साल का अभिषेक, जो 24 घंटे के दौरान ही इस ज़िंदगी को अलविदा कह के चले गए. सो आई थिंक जो आपने ओपननेस की बात करी है उसको हमारे सब ऑडियंस को ये सुनना चाहिए, हमारे बच्चों को ये सुनना चाहिए कि आपके कोई भी फियर्स होते हैं ना, उसके बारे में खुल के बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने माँ बाप से बात करो, पर छुपाओ मत. जैसे हम फियर की सर अभी बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये मेरा फियर नहीं, बट ये आज के समाज का फियर होना चाहिए. आज के समाज का फियर ये होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है, संवाद नहीं है. कम्युनिकेशन जिसकी हम बात करते हैं सर, तो मैंने रिसेंट अपने एक आर्टिकल में भी लिखा है कि हर प्रॉब्लम का सिर्फ टेक्निकल या गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं होता. एवरी प्रॉब्लम हैज गॉट अ सोशल सोल्यूशन आल्सो. करेक्ट. सो यू हैव टू सी इट फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव. कि बच्चों ने, जैसे अभी आपने एग्जांपल मेंशन किया कोटा का एक इंसिडेंट, बच्चों ने सुसाइड किया है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से संवाद उनका अच्छा इफेक्टिव नहीं था. बच्चों को, या पेरेंट्स इतने बिजी हैं, उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, या वो किस प्रेशर में है, या उसके दोस्त क्या हैं, वो किस कंपनी में रहता है, क्या संगत है,
क्या वो पढ़ रहा है, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो क्या खा रहा है। सर हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आप वो ही बनते हैं जो आप खाते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहीं मेंशन किया था कि उनकी माँ ने कहा भोजन करो शुद्धि से और काम करो बुद्धि से। सो मुझे लगता है कि हमें अगर पर्सनालिटी अपनी एक अच्छी सकारात्मक बनानी है तो हर पहलू पर काम करना पड़ेगा। करेक्ट। मैम आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? कुछ तो आपने मेरे को बिन कहे बता दी, बट सिर्फ ऑडियंस के लिए आप कुछ स्ट्रेंथ्स को डिफाइन करके बोलना चाहेंगी तो ऑडियंस वो भी जानना चाहेंगी। मुझे जितना मैं अपने आप को जानती हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव से सर मुझे लगता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस है। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये काम करना है तो मैं कर लेती हूँ, मैं एफर्ट डालती हूँ फुल और मैं कर लेती हूँ। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना है। आप हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर पे सर्व कर चुकी हैं, कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी होगी नहीं, इस बारे में तो हम डाउट रखते ही नहीं मैम। दूसरा सर आपको ना आई अटेन नॉलेज बिफोर डूइंग एनीथिंग। That's a beautiful thought. आप ब्लाइंडली किसी कुएं में नहीं कूदिए जी। यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है जहां आप जा रहे हैं, वो क्या है जो काम आप करना चाह रहे हैं और आप क्यों करना चाह रहे हैं। आपको उस क्यों का जवाब हमेशा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आपको क्यों हमेशा पता होना चाहिए सर कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। सो व्हेन यू नो द आंसर ऑफ व्हाई आई एम डूइंग इट, मुझे लगता है कि वो काम आसान हो जाता है सर, क्योंकि आपको पर्पस मिल जाता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। बहुत लोग आजकल यंगस्टर्स में यही प्रॉब्लम है सर, हम भेड़ चाल में काम करते हैं। हम करते हैं कि अच्छा मेरा दोस्त भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है तो मैं भी चलता हूँ, विदाउट नोइंग कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। मुझे लक्ष्य मूवी का एक सीन याद आ गया जिसमें ऋतिक रोशन और उसका फ्रेंड दोनों प्लान करते हैं आर्मी का फॉर्म भरने के लिए, और उसका फ्रेंड फाइनली बैकआउट कर लेता है और एमबीए का फॉर्म भर देता है। भीड़ चाल से वो याद आई बात आपने। नाइस मैम, कुछ कैंडिडेट बातें भी होनी चाहिए बीच बीच में, है ना मैम। ऐसी कोई डीप रूटेड ख्वाहिश है आपकी जो आप चाहेंगी कि आप आगे के टाइम में बस वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जानी चाहिए? सर मेरी ख्वाहिश है कि मैं पता नहीं समाज में ज़रूरतमंदों के लिए क्या कर दूं, बस मुझे वो पावर मिल जाए। मैं इतना टैलेंट सर चारों तरफ देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, महिलाएं हैं, जो सिर्फ इस इनहिबिशन में बाहर नहीं निकलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे वो पावर कहीं से मिल जाए कि मैं हर ज़रूरतमंद मेरे द्वार पे आ सके और मैं उसकी जो संभव हो सके वो कोशिश कर सकूँ। ये मेरी ख्वाहिश है। मुझे मॉनिटरी कुछ नहीं चाहिए सर। I am never associated and attracted to money. मैं अपने मौला, अपने परवरदिगार से ये गुजारिश करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको वो स्ट्रेंथ मिले, आपको वो प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि आपने मैम इतनी सुंदर बात बताई है। मैं एक ये चीज़ रिकॉर्ड पे डालना चाहूँगा कि जब आप किसी की मदद करते हैं ना, आसान नहीं होता किसी की मदद करना। मैम ने तो बहुत ही स्वीटली बता दिया, 10% ऑफ योर टाइम एंड योर फाइनेंसेस। कोशिश मैं भी करता हूँ एंड करता भी हूँ। कई बार लोग निराश हो जाते हैं कि उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाए, वो भी एक मदद होती है एंड उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बट कई बार हमें भी ना एक इंस्पिरेशन, कंटिन्यूस इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक मैम आपको देख के मुझे वो इंस्पिरेशन आज दोबारा जागरूक हो रही है कि एक डीप रूटेड थॉट जो मेरा है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मैं यहाँ पे अगर मैंने जन्म लिया है तो एक एजेंडा मेरी लाइफ में हमेशा रहना चाहिए, और वो है सोशल वर्क एंड बीइंग अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। कहीं ना कहीं आप मुझे डायरेक्टली इंस्पायर कर रही हैं कि वो रास्ता जो मैंने कहीं ना कहीं चुना था और उस पर मैं चला था और मैं वहाँ से भटक गया, अब मुझे उस रास्ते पे फिर दृढ़ता से वापस जाना ही होगा। For this, in this context, if we connect the Agniveer scheme, yes ma'am, yes ma'am, I find it very, very interesting in this context that, you know, it is a beautiful scheme, you know, by the government to get the youth on the track. On the track. If we take only the discipline and the civilization aspect of it, and of course, if government, you know, utilizes the post release or the, you know, engagement of these youth in constructive areas like BSF and paramilitary, the lot of contracts they have signed. There are various avenues, ma'am. But I think this would come up if it is implemented beautifully and effectively. आई थिंक जो रोड मैप बनाया भी गया है अग्निवीर्स का, एक बहुत प्लान्ड एक्टिविटी करी गई है, और अगर वो रोड मैप सही उतरेगा, खरा उतरेगा, तो आई थिंक इस यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आगे ऑलरेडी वेट कर रही हैं। राइट मैम। मैम आप मुझे ये बताइएगा कि
गर्ल या वुमेन जो हमारे आसपास हैं, एक्चुअल में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक सोच की बात करते हैं, भारत की सोच की बात करते हैं, तो वो किस एक्सटेंट तक वो सोच बदली है एक गर्ल, एक वुमेन, एक लेडी के लिए? सर भारत बदल रहा है, ये तो सच्चाई है, लेकिन भारत के अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ अभी हैं और वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि हमारा समाज उतना मैच्योर नहीं हुआ है। Okay, I'll interrupt you here. Do you feel that हमारा समाज, our society is still deeply inside male-dominated society? Sir, to an extent, it is yes. It is yes. You see, examples like me are very few. Rare, yes. Very few. We are a combination of the Navy and the upbringing we have got because we were Yes. fortunate. And the timing, of course. It is ultimately all the time planned by the divine for you. लेकिन मुझे लगता है सब इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं Correct, ma'am. कि उनको सही वक्त पर सही अवसर मिल जाए। तो अभी पार्शियली मेल डोमिनेटेड है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे समाज को थोड़ा और मैच्योर होना पड़ेगा कि इतिहास में हमारे यहाँ महिलाओं को क्या अवसर थे, महिलाएं क्या करती थी और इनकी क्या क्षमताएं हैं। हमें वो अवसर आज की महिलाओं को देना पड़ेगा और मुझे लगता है उनको खुद को भी नहीं पता। हमको वो उनके अंदर वो भावना जगानी पड़ेगी कि आप क्या कर सकती हैं। जो आप कहीं ना कहीं कर रही हैं मैम, इस अपने जो आपने रोल एक प्ले करा है इंडियन नेवी के अंदर, भारतीय नौसेना में, आई थिंक ये रोल भी काफ़ी गर्ल्स, काफ़ी लेडीज़ के लिए एक इंस्पिरेशनल रोल है मैम। मैम, इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स, आज की नारी कहाँ तक आ चुकी है और कहाँ तक जाने की क्षमता रखती है? कुछ आपने इस पहलू में ऑलरेडी बोला है, बट इस पहलू को कहाँ तक आ चुकी है और आगे कहाँ जाने तक की हिम्मत रखती है, कितनी बुलंदियों को और छूने की, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं सर। जैसे हमने बिगिनिंग इस पॉडकास्ट की थी कि महिला के कितने रूप हैं, तो मुझे लगता है कि महिला आज की तारीख में सब कुछ कर सकती है। आप कॉम्बैट रोल्स देख लीजिए, आप पैरामिलिट्री में डिप्लॉयमेंट देख लीजिए, आप अब्रॉड मिशंस में डिप्लॉयमेंट देख लीजिए विमेंस का, आप बैंकिंग सेक्टर्स में देख लीजिए, टॉप कॉर्पोरेट CEOs देखिए, यू सी मर्चेंट शिप्स के जो कैप्टन्स होती हैं, यू सी द एयरप्लेन कैप्टन्स, एयरक्राफ्ट कैप्टन्स, द फाइटर क्राफ्ट्स। So every domain there are women and at top positions. तो वो बिना मेहनत और बिना काबिलियत के नहीं पहुंची हैं सर। तो उनके अंदर ये क्षमता हमेशा से थी, सिर्फ अवसर देने की बारी है। और मुझे लगता है कि मैं एक बहुत छोटा उदाहरण हूँ। महिलाओं ने इतिहास में भी बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ करने की क्षमता रखती हैं और करेंगी, ये मेरा विश्वास है। पर ग्राउंड लेवल पे आपको लगता है कि एक वुमेन को ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? डेफिनेटली सर, वही मैंने कहा, सारी बातें समाज पे आ जाती हैं सर। चैलेंजेस इसलिए फेस करने पड़ते हैं क्योंकि हमारी सोच उतनी विकसित नहीं हुई है। वो जिस दिन विकसित हो जाएगी, मुझे लगता है चैलेंजेस कम हो जाएंगे और महिलाएं खुल के काम कर पाएंगी। तो चैलेंजेस तो अगर हम बात करें सर, एयरक्राफ्ट कैरियर पे मुझे भी छोटे से छोटे चैलेंजेस से लेकर, जैसे जब आप एक शिप में सोते हैं जी, तो AC में आप सोते हैं, वहाँ कोई फ्रेश एयर नहीं आती आपके पास। जी। रात में जब AC बंद हो जाता है तो आपको लगता है कि आपको सांस नहीं आ रही, आप मरने वाले हैं। तो मैंने वो चैलेंजेस उस वक्त इनिशियल फेज में फेस किए हैं, जब मैं जनरेटर रूम में जाके अपने आप स्विच ऑफ करती थी, स्विच ऑन करती थी रात को, जहाँ पे वो 1000 बटन्स होते हैं, आपको नहीं पता कौन से वाले से ऑन होगा। सो स्मॉलेस्ट ऑफ द इशू, अगर आप चाहें तो इनहिबिशन को आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि सर चैलेंजेस इज इन योर ब्रेन। वंस यू डिसाइड आई हैव टू डू इट, देयर इज़ नो चैलेंज विच कैन कम इन योर वे। तो मुझे लगता है सर मेरे बाद बहुत ऑफिसर्स शिप्स पे गए हैं और अब बहुत सारी सेलर्स जो गर्ल्स हैं वो शिप्स पे सर्व कर रही हैं। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पहले रहे होंगे और आई थिंक विद इवोल्यूशन ये सब चले जाएंगे सर। आपकी स्ट्रेंथ के आगे ये सब इश्यूज़ कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ये करना है तो फिर रास्ते बनते चले जाएंगे।
तो मतलब अगर मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो इंडियन आर्म फोर्सेस का वुमेन के प्रति मतलब वुमेन ऑफिसर्स एंड अग्निवीर्स इसके रिस्पेक्ट में आप बात करें तो एक नज़रिया टोटली चेंज हो चुका है। जी अभी एक वेलकम नेचर इंडियन आर्म फोर्सेस का हो चुका है, जो आपने फील भी करा है, बिल्कुल जो feel आपने किया देखा सर। भी है। जी और अब आपको क्या लगता है कि ये नज़रिया किस दायरे तक जाएगा? कितना चेंज और आने की आपको लगता है क्षमता है और चांसेस हैं, और कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ हमारी वुमेन के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में खुलने वाली हैं? सर इंडियन नेवी ने तो ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। जी। इंडियन नेवी में ऑलरेडी मेरी कोर्समेट जो है वो एक शिप को कमांड कर रही है। अच्छा। तो शिप में, क्योंकि नेवी में हम कमांडिंग ऑफिसर तक की रैंक तक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, फाइटिंग प्लेटफॉर्म पे हम सर्व करते हैं, जो ऑलरेडी नेवी ने एक इनिशिएटिव ले लिया है। जी। और हमारे देश में जब ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर एक विमेन है सर, प्रेसिडेंट ऑलरेडी एक विमेन है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश को ये सब में किसी बाहर वाले को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आपको क्या करना चाहिए। हम वो ऑलरेडी कर रहे हैं। और आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी ने भी सीओज यूनिट्स की विमेन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया है। कॉम्बैट रोल्स में भी वो ऑलरेडी हैं, पैरामिलिट्री में भी हैं। तो एवरी स्फेयर मुझे लगता है सर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, और महिलाएं जहाँ पोस्ट की जा रही हैं, जहाँ भेजी जा रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। तो हम एकदम सही ट्रैक पर हैं मुझे लगता है। कॉम्बैट स्ट्राइकिंग फोर्स के बारे में आपने जिक्र किया, आप इस चीज़ को आप कुछ एम्पलीफाई करना चाहेंगी कि ये सिर्फ कागज़ी बातें हैं, या ये एक्चुअल में प्रोमलगेट हो रहा है, या वुमेन सिर्फ माइंड गेम्स के लिए बेटर हैं, या रियल कॉम्बैट में भी खरी उतरी हैं हमारी लाडली छोरी एंड राजपूत? सर वो फेमस डायलॉग है दंगल का, मारी छोरी के छोरों से कम है। मारी छोरी के छोरों से कम है। Yes. वाह। सो एसपीजी में अभी आप विमेन कमांडो देख रहे हैं सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। उससे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकती। तो फिजिकल स्ट्राइकिंग फोर्स, फिजिकल कॉम्बैट, सर क्या हमारी रानियां तलवारबाजी नहीं सीखती थी? क्या हमारी सब रानियों सीखती ने थी, युद्ध सही नहीं लड़ा? क्या वो बिना फिजिकल फोर्स के होता था? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट रानी हाडी बोलेंगे क्या? हाड़ी रानी, हाड़ी रानी, जिन्होंने अपना सर ही कलाम कर जी। दिया था अपने हस्बैंड को इंस्पायर करने के लिए, अपने राजा को इंस्पायर करने के लिए कि जी। जाइए आप युद्ध क्योंकि वो युद्ध युद्ध में में लड़िए। जाने में थोड़ा इनहिबिशन दिखा रहे थे कि मैं अपनी रानी को अभी शादी करके लाया हूँ, छोड़कर कैसे जाऊँगा। तो सर हम उस धरती से आते हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। हम उस धरती से आते हैं जहाँ पर महिलाओं ने इतने बलिदान दिए हैं सर, एग्जाम्पल, उदाहरण सेट करने के लिए, चाहे वो उनके पति हों, उनके पुत्र हों। जैसे हम शिवाजी महाराज की बात करें, माता जीजा ने क्या सर एग्जाम्पल हैं वो हर एक माता के लिए। मुझे लगता है कि माताएं अगर अपना काम ठीक से करें तो समाज अपने आप सुधर जाएगा सर। ये डीप रूटेड हमारी हिस्ट्री हमें हमेशा याद दिलाती रहती है, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। सर ये वही पाश्चात्य, जो मैं कह रही हूँ, वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट है हमारे यूथ पे। और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जब बच्चों को समझ आएगा, ग्रेजुअली सोसाइटी अपने आप सही होने लगेगी। आपको इस मंच पर, इस पॉडकास्ट पे बुलाने का मेरा सोल पर्पस यही था कि हमारी आज की नारी, हमारी नारी शक्ति दुगना चौगना कितना भी बढ़ सके, वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बढ़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप विजुलाइज करें हर एक रिमोट एरिया में एक छोटी सी बच्ची, शायद जिसने कभी इंटरनेट ना देखा हो, शायद वो देख सकती हो इंटरनेट को, शायद वो किसी के थ्रू देख सकती हो, शायद उसने एजुकेशन ना देखी हो, शायद वो पढ़ सकती हो, शायद उसमें आपकी बातें, इंस्पायर करने वाली बातें इंस्पायर करें, इंस्पिरेशन दें। ऐसी सब आवाम के लिए जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची से एक नारी, एक लेडी, एक वुमन, एक माँ, एक बहन, उन सब के लिए मैम एक ब्यूटीफुल थॉट, एक मैसेज जो हम फौजियों से एक्सपेक्ट भी करा जाता है, हम फर्स्ट टाइमर्स के से भी एक्सपेक्ट करा जाता है, और ऑडियंस आपकी बातों में मैम बिलीव भी करेंगी, ट्रस्ट भी करेंगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट मैम। एक ब्यूटीफुल मैसेज फॉर such generation, for such people who are living in the remotest of the areas of the Indian continent,
हमारे भारत देश की आवाम आपसे एक अच्छा सा मैसेज सुनना चाहेंगी? मेरी जर्नी तो ऑलरेडी लोगों ने सुनी है। तो जब मैं एक इतने छोटे से गांव में पढ़कर, वहाँ के एक स्कूल से निकलकर जयपुर में पढ़ाई करने के बाद अगर मैं देश के इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर सर्व कर सकती हूँ, तो वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपनी सोच को खुला रखा हुआ था कि मुझे जो करना है उसके लिए जो मुझे बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो मेरी यही सब गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोच को सीमित मत रखिए। आप जो बनना चाहती हैं उसके लिए कोई लिमिटेशन मत रखिए। जो एक्सप्लोर करना है, जिस फील्ड में एक्सप्लोर करना है, बिना किसी के कहे हुए आप उसको अपने आप करके देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि ये आपके लिए बना है या आपके लिए नहीं बना है। तो मुझे लगता है कि सर there should not be any limitation when you are choosing the profession. Rather, you choose what you like to do and then explore it and then take a decision whether it is right or it is wrong. Because ज़िंदगी आपको एक ही मिली है। तो आपके जो निर्णय हैं वो डिसाइड करेंगे कि ज़िंदगी आपने अच्छे से जी या ज़िंदगी आपने सिर्फ काट दी। तो निर्णय लेते वक्त किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। बेधड़क खुल के जो करना चाहते हैं वो करिए। और समाज से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो लड़कियां जब निर्णय लेती हैं उनके साथ खड़े रहें, सिर्फ सपोर्ट की तरह। वो अपने आप में सक्षम हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बट आप उनको पीछे मत खींचिए। बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो सीधी खड़ी रहे। तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा और अगर हम इतना ही कर दें तो हम तो बहुत फिर आप कुछ कर देखिए देंगे। कि महिलाओं को हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपका मैसेज ना सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम की वो छोटी छोटी लड़की के लिए था, छोटी सी बच्ची के लिए था, बट इस समाज के लिए भी था, जो समाज को अपना रोल निभाना चाहिए, प्ले करना चाहिए, एक सपोर्टिंग रोल। उसको अपनी विचारधारा को चेंज करना चाहिए, एक प्रोग्रेसिव पाथ पे लेके आना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि जेंडर बायस एक सिर्फ नज़रिया है। आप अगर अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को कहीं पीछे छोड़ देंगे अपने बेटे को आगे करने के लिए, तो शायद आप हिंदुस्तान के फ्यूचर को भी गलत तरीके से बदल रहे हों। शायद उस बच्ची में कल की एक प्रेसिडेंट बनने की क्षमता हो, एक देश की सेवा करने की क्षमता हो, देश को रिप्रेजेंट करने की क्षमता हो, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी। उस बच्ची से भी मेरी यही विनती रहेगी कि बेटा तुम कभी डरना मत, मैम को देखो, आगे अखाड़े में जस्ट कूद जाओ, अपनी चॉइसेस पे बिलीव करो, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो। ज़िंदगी का सफ़र है, मेक इट काउंट हम सब के लिए। मेरी माँ ने एक डीएनए मेरे अंदर डाला, मेरी वाइफ आज मुझे वो सपोर्ट कर रही है उस डीएनए को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ इन दो नारियों की वजह से अभी तक हूँ, और जो मेरी बेटी है वो शायद मेरे डीएनए को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी बच्ची में अपना फ्यूचर भी देख रहा हूँ आज, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जज्बा उसमें रहे कि उसका फादर, उसकी सोसाइटी उसके साथ हमेशा पिलर टू पिलर खड़े रहे। और मैम ने इतनी ब्यूटीफुली ये चीज़ को हम सभी को बताया कि कैसे एक सोसाइटी और एक बच्चे का खुद का अंदर का जज्बा ये डिफ़ाइन करेगा। सवालों का सिलसिला तो मैम कभी ख़त्म नहीं होता, एंड एज दे से दैट एनीथिंग विच हैज़ अ बिगनिंग ऑब्वियसली हैज़ एन एंड फॉर द वेरी नेक्स्ट बिगनिंग। सो मैम मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, बट मैम मैं कोशिश यही चाहूँगा कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ आपके समाज सेवा में। मुझे जल्दी मौका मिले जयपुर आने का, मैं आपके साथ आपकी सोशल वर्क्स में जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ सकूं, आपकी विचारधारा को फॉलो करूं। आपने इतना कुछ सनातन धर्म के बारे में बताया जिस चीज़ से मैं कनेक्ट करता भी हूं। अभी महाकुंभ चल रहा है, 144 वर्षों में ये अपॉर्चुनिटी आती है, और मुझे पता है कि आई एम लकी टू बी वन ऑफ द लिविंग फॉर्म्स जो मैं इस चीज़ को महसूस कर सकूं। तो मैं वहाँ पे भी जाऊँगा मैम। एंड मुझे दायरे नहीं पते मैम कि धर्म के दायरे क्या होते हैं, पर मुझे कर्म के दायरे कुछ कुछ समझ आए हैं मेरी 25 साल से ज़्यादा की फ़ौज की नौकरी से। एंड मैं आपको मैम बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी पाथ को चूज़ करें,
जहाँ पे भी आप अपनी सोच को कनेक्ट करें, वो आपके लिए एक प्रोग्रेसिव पाथ अपने आप बनता चला जाए, वो आपके लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी बनती चली जाए। आप ज़िंदगी में इतनी अकम्पलिशमेंट्स करें। आज इस मंच पे आने के लिए आपको फर्स्ट इंडियन नेवल वुमेन ऑफिसर बनना पड़ा, सर्विंग ऑन बोर्ड अ माइटी एयरक्राफ्ट कैरियर द INS विक्रमादित्य। मैं यही चाहूँगा मैम, यही दुआ करूँगा उस मौला से, यही गुजारिश करूँगा कि अब आपकी ऐसी और कोई एक और बिल्कुल डिफरेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिले, जहाँ पे आपके सोशल वर्क के रोल से कुछ एक नया रीडिफाइनिंग मोमेंट आए हमारे भारतवर्ष के लिए। मैं ये चाहूँगा हिंदुस्तान की आवाम से कि मैम के साथ कनेक्ट करें, मैम की स्टोरी को सुनें, समझें, उनसे इंस्पायर हों। मैं ये चाहूँगा हिंदुस्तान की आवाम से कि मैम के बारे में रीड करें, मैम को जानें, और हर एक बच्ची से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों, ये वो क्षमता तुम्हारे में है। आज मैम ने कुछ शब्द आपके साथ शेयर करे, कुछ मैसेज आपके साथ शेयर करा, कल आप लोग होगे जो इस मंच पे आओगे, इस पॉडकास्ट में आओगे, जब मैं आपकी स्टोरी को आगे की ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँगा। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग मी ऑन द अनटोल्ड स्टोरी विद द कमांडर विक्टर माइक। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन मैम। Thank you so much. थैंक्स अ लॉट। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे पहले पॉडकास्ट में जो हौसला अफजाई आप लोगों ने मुझे बख्शी है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस पॉडकास्ट को भी लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी के सपोर्ट से ही मैं अपने आने वाले पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर सकूँगा जिनसे हमें और इंस्पिरेशन मिले। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में गेम चेंज होने वाली है और रोमांचक बनने वाली है। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।